आपके साथ सत्यम ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों का, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कानपुर की, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर के घाटमपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर के घाटमपुर पहुंचकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। साथ ही उनका स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बखूबी किया है। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधित किया है। वहीं आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य का जनसभा ने स्वागत किया है और केशव प्रसाद मौर्य ने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हैं। और वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य ने आपको बता दें कि सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला है, निशाना साधा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कानपुर की, जहां पर घाटमपुर विधानसभा में चुनाव होना है, उपचुनाव, जिसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य वहां पर पहुंचे हैं और केशव प्रसाद मौर्य ने जनता को संबोधित किया है। केशव प्रसाद मौर्य को सुनने के लिए भारी तादाद में वहां पर लोग मौजूद रहे हैं। और आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने अपने प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील की है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहां पर मौजूद हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी को देखने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान सपा के लोग या बसपा के लोग, इन लोगों को दर्द हो रहा है कि मोदी जी और योगी जी विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला है केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान। पिछड़ों के उत्थान का काम क्यों करती है, दलितों के उत्थान का काम क्यों करती है? इनको यह भी पछता नहीं है। अभी हमारे 8 राज्यसभा के सदस्य बने मेरे भाइयों बहनों। उन 8 राज्यसभा सदस्यों के एक सदस्य बनाने के लिए 39 विधायकों का वोट चाहिए। और आपके ही पड़ोस की एक साधारण कार्यकर्ता श्रीमती गीता साक्य जी, आपको मालूम है ना, 2 तारीख को देश के उच्च सदन की सदस्य बने। के हौसले बुलंद हैं लगातार। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है। जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि घायल बदमाश के ऊपर 50,000 का इनाम था, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया है। तो यहाँ पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। एक क्रैकडाउन हुआ था जिसमें आशुतोष नाम का 50,000 का इनामिया था, उस पर कार्रवाई हुई थी। उसके साथ में एक और लड़का था जो भाग गया था और इसको पुलिस द्वारा रिकवर किया गया है। ये प्रमोद कुमार यादव है और ये बनारस का रहने वाला है, जो कि इसके साथ में सवेरे वो मौके से फरार था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और साथ में और हमें ये भी पता लगा है कि यह कितना इनका प्लान था बिहार में जाके कि कितना एक लूट डकैती का इनका प्लान था, जो कि यहाँ पे वो अपने और साथियों से मिल के और उनको प्रोग्राम को फाइनलाइज करना चाह रहे थे। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर टुंडला विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं टुंडला विधानसभा उपचुनाव को लेकर, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव और पूर्व जिलाधिकारी ने थामा है बीजेपी का दामन। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं उपचुनाव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा के दौरान दिलाई है बीजेपी बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव और जिला अध्यक्ष ने
कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। उन्नाव की बहुचर्चित सीट बांगरमऊ का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। बांगरमऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी अपना पूरा दमखम लगा रही है, तो वहीं सपा जीत का भी दावा कर रही है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने सपा के प्रवक्ता अनिरुद्ध सिंह से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उन्नाव जनपद के निवासी अनु सिंह चंदेल, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे क्या वाकई में समाजवादी पार्टी किस स्तर से चुनाव लड़ रही है, वहाँ पे क्या सफलता आपको मिली। अनुज जी, आपका लोकमंच बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भानु जी। मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से लोकमंच चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव, बीजेपी पूरा दमखम लगाने का प्रयास कर रही है, तो आपकी पार्टी लापरवाही बरत रही है या उनके बड़े नेता कद्दावर नेता क्यों नहीं आ रहे मैदान में अभी तक? नहीं, कोई लापरवाही नहीं है, इसको लापरवाही नहीं कह सकते। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो चुनावी माहौल है वो हम लोगों के फेवर में है, और उपचुनाव है बोल के कि हमारे पास प्रदेश के सारे बड़े नेता जो हैं वहाँ पर आए हुए हैं। कई सारे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर के लोग वहाँ पर आए थे, और भी लोग दौड़ा कर रहे हैं। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर सवाल है तो वो उपचुनाव में शायद पहले भी कहीं नहीं गए और इस बार भी कहीं नहीं जा रहे हैं, मगर वो उनसे जो हो रहा है बैठ के वहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कार्यालय से बैठ के वो सुपरविजन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जा रहा है। हर एक नज़र उस पर पैनी नज़र है उनकी, और उन्हीं के सब दिशा निर्देश से चुनाव हो रहा है। आपको लगता है कि बांगरमऊ का उपचुनाव आपकी पार्टी मजबूत दमखम में है, चुनाव जीत रही है, लेकिन जो समीकरण चल रहे हैं, जो ग्राफ आ रहा है, जिसमें काफ़ी दिख रहा है कि फर्स्ट स्टेज पर आरती वाजपेयी चुनाव टक्कर अच्छी मिल रही है, सेकंड पे भाजपा है, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर दिखाई जा रही है कि समीकरण बदलते रहेंगे, आज दिन बदलेंगे ये, तो क्या लगता है कि वाकई में आश्वस्त हैं आप लोग हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे चल रही है, भाजपा नंबर 3 की लड़ाई पे है। भाजपा की हम लोगों से कोई मुकाबला नहीं है, भाजपा की हालत वहाँ पर खस्ती है। इसीलिए मुख्यमंत्री खुद 2 बार आ चुके हैं, उनके पूर्व मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं वो दोनों आ चुके हैं, दिनेश शर्मा जी और केशव प्रसाद मौर्य, और सब लोग आ चुके हैं। कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर लगा रखे उन्होंने, बहुत सारे विधायक लगा रखे। उत्तर प्रदेश का सारा अमला उन्होंने बांगरमऊ में झोंक रखा है, मगर बांगरमऊ से उनको तीसरे नंबर पर हम लोग रखा है, और हम लोग चौथे की लड़ाई में भेज दे दिए हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये चंबा नहीं होगा। जो उनकी करनी है, जो उन्होंने किया है यहाँ पर, तो ये सबका परिणाम 3 तारीख को बांगरमऊ की जनता बटन दबा कर देगी। बिल्कुल, देखा जाए तो 3 तारीख को मतदान होने हैं, 10 को मतगणना होनी है, लेकिन अपराध की तरफ बात करें तो अखिलेश सरकार में, यानी आपकी सरकार में भी महिलाओं पर, बेटियों पर अत्याचार हुए हैं, तो उन्होंने ही ये मुहिम चालू की थी कि 10 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, मुंह बंद करो। आज वो 15-20 लाख की मुहिम करोड़ों में पहुंच रही, तो किसको दोषी मानते हैं आप? नहीं, ये मुहिम, देखिए, वो मुहिम नहीं है कि किसी को करोड़ देके किसी की ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकती। किसी परिवार, जिसका परिवार उजड़ गया है, उसको, उसका व्यक्ति जो चला गया है, वो जिस बहन बेटी की इज्जत लूट गई है, वो लौटाई नहीं जा सकती है। ये एक सांत्वना देने का काम हो सकता है कि लोग ठीक है पैसा देकर सांत्वना दी जा सकती है, मगर जो हमारी सरकार में हो रहा था वो सब छुपा नहीं था। उसमें जिस तरह टीवी के माध्यम से लोग टीवी चला रहे थे, एक तरफ अखिलेश यादव जी की फोटो लगाते थे और दूसरी तरफ क्या कहते थे कि देखिए भ्रष्टाचार कितना है, अपराध कितना चरम पर है, गुंडागर्दी है। आज मीडिया चैनलों के लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती कि योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाएं, नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाएं, क्योंकि इनका नारा था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यही नारा है कि 4 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, 8 साल की बच्चियों के संग, बूढ़ी महिलाओं के संग जो रेप हो रहे हैं, उनको जिंदा जलाया जा रहा है।
ये अपराध बिल्कुल चरम पर है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे पूरे देश में हो। तो इनका परिणाम इनको भुगतना ही पड़ेगा। अभी ये उपचुनाव है, उपचुनाव से बिगुल बजेगा और आने वाले 2022 में इनकी गद्दी खिसकाकर हम लोग दम लेंगे। यानी कि उपचुनाव जो हो रहा है 2020 है, इसका विश्व कप फाइनल जो है 2020 कप 2022 में होगा। और देखा जाए तो अभी 2 दिन पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा अपनी बुआ भतीजा का इनका गठबंधन हुआ था एक बीच में, तो उन्होंने ऐसा पहले ही बॉल पे मैच ग्राउंड में उतरते सिक्सर मारा कि उनके 6 विधायकों को कैप्चर कर लिया। उसके बाद में बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा आरोप लगाते हैं खरीद फरोख्त काम सपा कर रही है। यही आरोप केशव प्रसाद मौर्य ने भी लगाया कि खरीद फरोख्त काम करे, अस्तित्व तलाश रहे हैं। तो कौन अस्तित्व तलाश रहा है, कौन खरीद फरोख्त कर रहे नेताओं की? हाँ देखिए, इससे छुपा नहीं है। बुआ जी को एक बहुत बड़ा सहारा दिया था आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, और उस सहारे में वो 10 सीट जीतकर लोकसभा में आई थी। उसका नुकसान हमारी पार्टी को उठाना पड़ा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठाना पड़ा। वो अपने साफ दिल से महागठबंधन बनाया था, मगर उनको छला, मायावती जी ने छला, और उनको गठबंधन जैसे ही चुनाव हुआ उसके बाद वो खुद ही अलग हुई उनसे। हमारे नेता ने कभी उनको कोई उन पर टिप्पणी नहीं की। बट फिर भी आप कितना दबाते रहोगे? अब वो सभी लोग राजनीति कर रहे हैं, तो वो कहना आप 100 सुनार की एक लोहार की, तो उन्होंने सुनार की 100 चलती रही और उन्होंने एक सीधे लोहार का मारा थोड़ा और बराबर धड़ाम कर दिया। सिक्सर मारा तो बिल्कुल धड़ाम कर दिया। मायावती का खेल खत्म कर दिया है। मायावती जी अपना बोरिया बिस्तर समेट ले और भाजपा के एजेंट बने और वहीं बैठी रहे। लेकिन जिस उद्देश्य से सिक्सर मारा जीतने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली, हार फिर भी मिली। नहीं, वो सफलता वो निर्दलीय प्रत्याशी थे वहां पर, हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे। वो प्रत्याशी का मामला था, वो लोग नहीं मैनेज किया तो अब वो उनका उसमें नहीं। ये हमारा सिक्सर बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सही जगह बैठा है और हम लोग आउट करके हम लोग ग्राउंड में विनर बन के बैठे हारे, लेकिन नहीं हार नहीं, हम लोग विनर बन के बैठे हुए हैं। मैच तो मायावती हारी है, मैच तो मायावती जी हारी, मैच तो भाजपा हार रही है, इसलिए भाजपा तिल मिला रही है कि भाई हमको नहीं मिला। खरीद फरोख्त से छुपा नहीं है। आप खरीद फरोख्त की बात करते हो तो देखिए इन्होंने हर चुनाव में क्या करते हैं बीजेपी वाले, ये दूसरों पे इल्जाम लगाना जानते हैं। इनको अपने गिराबान झांक के देखें तो कितने कहते हैं ना, सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोलेगी, इसमें 1000 छेद। तो इनको ये देखना चाहिए कि इनके 1000 छेद वाले क्या बोलेंगे। इन सबसे बेहतर अखिलेश यादव जी थे। तो अब उनको जनता चाहती है कि दोबारा 2022 में ये जो 2020 में उपचुनाव हो रहा है, इससे बिगुल बजाएगी। 2022 में पुनः उनको गद्दी पर बिठाकर हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके हैं। चलिए, लोकमंच जो हमारा चुनावी मंच है, जनता की आवाज़ है, इसमें देने के बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भानु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में अन्नू सिंह चंदेल थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कई मुद्दों को लेकर हमारी उनसे वार्ता हुई, वक्तव्य हुए। उन्होंने साफ कहा कि 2022 का चुनाव जो होगा वो समाजवादी पार्टी पूर्णतया सीटों के साथ जीत करके राज्य में सरकार बनाएगी अपनी। और 22 से उनका एक बिगुल, यानी कि वही 2020 ट्रायल जो चल रहा है, मैं वही कहता आ रहा हूँ, बराबर लोकमंच के माध्यम से। लोकमंच पत्रकारिता करता है निष्पक्ष, बेबाक, निडर, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो से लगातार बड़े बड़े नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये तो फिलहाल 3 नवंबर को जब मतदान होगा और 10 नवंबर को जब मतगणना होगी, उसकी काउंटिंग होगी, तभी ये साफ हो सकेगा कि वाकई में बांगरमऊ की जनता किसको अपना विधायक चुनती है। भाजपा या तो दांव मारती, या तो सपा, बसपा, कांग्रेस मिलकर इनमें से किसी एक को जनता अपना नेता बांगरमऊ का चुनकर कुर्सी पर बैठाएगी। लोकमंच न्यूज के लिए भानु चंदेल, उन्नाव। में नेता जीत के लिए तमाम वादे कर रहे हैं और जनता से दावे भी कर रहे हैं जीत के, और वहीं पर जनता के साथ कई वादे भी किए जा रहे हैं, जिसको लेकर लोकमंच की टीम जनता के पास पहुंची और क्या कुछ जनता से बात की है वो हम आपको सुनवाते हैं। यूपी में 7 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, वहीं इसी बीच बिहार में भी चुनाव चल रहा है। चुनाव के बीच नेता जो हैं लंबे चौड़े दावे कर रहे हैं। इन दावों में कितनी सच्चाई होती है, इसको जानने के लिए हम आज गलियों में निकले हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जिससे जानने की कोशिश करते हैं कि जो चुनाव में वादे होते हैं असल में वह कैसे पूरा होता है, और नेता पूरा करते हैं या नहीं, या आम लोग कितना संतुष्ट रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग। क्या लग रहा है आपको कि नेता जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं? कैसा नेता होना चाहिए? देखिए, नेता अपना वादा पूरा करे ये अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब आज के नेता पूरी तरीके से कमर्शियल हो गए। देशभक्त और देश के लिए अब नेता बचे ही नहीं है, क्योंकि जो 7 करोड़ 6 करोड़ लगा के विधानसभा जीतेगा, कैसे आप उसे उम्मीद करेंगे वो जनता की सेवा करेगा? और सेवा करेगा तो अगला इलेक्शन कहाँ से लड़ेगा? तो ये देश का दुर्भाग्य है और नेताओं की मजबूरी, इसको दोनों कहेंगे। तो आज कोई वादा करे, सुन ले, हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े बड़े वादे करते, वो नहीं पूरा कर पाते, तो मामूली नेता क्या कर पाएगा?
ये तो जनता को सोचना चाहिए ना कि नेता कैसा होना चाहिए। नेता आप क्रिमिनल ढूंढेंगे जिसके पीछे 5 गाड़ियों का काफिला चले, ऐसा नेता जब चुनेंगे तो 5 गाड़ियों का काफिला चलाने के लिए उसमें पेट्रोल लगता है, आदमी लगते हैं। अगर चौराहे से लेबर पकड़ के भी नेता अगर गाड़ी में बैठा है तो 500 रुपया दिहाड़ी लेता है। तो अगर 20 आदमी उसके पीछे लश्कर चल रहा तो उसका डेली का आप एक्सपेंस जोड़िए। तो आप एक ईमानदार ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान अगर आप नेता चुनेंगे तो आप उसी से अच्छाई की उम्मीद कर सकते हैं। जिसको आप चंदा दे के लड़ाएँ और जिताएँ तो आप उससे पूरी उम्मीद कर सकते हो अपने वादे पे खरा उतरेगा वो। यूपी विधान जो उपचुनाव हो रहा है, जौनपुर में जो है बाहुबली धनंजय सिंह है, क्या कहना चाहेंगे कि क्या वह जनता का सुख दुख और जो वादा करेंगे पूरा कर लेंगे? नहीं, जब तक चुनाव चल रहा है तब तक तो सब वादा पूरा करेंगे। अभी जैसे हमने वीडियो में देखा उनकी पत्नी गांव-गांव जा रही हैं, कंडा पाथ रही हैं, कटाई कर रही हैं, दूध निकाल रही जानवर का। तो ये सब तो देखिए चुनावी ये है पूरा उनका चुनाव में जीतने का ये सब हथकंडे हैं। उसके बाद जैसे मामला ख़त्म होगा सब जानते हैं। हमने तो बहुत नेताओं को देखा है कि जो इलेक्शन के टाइम में चाहे मोची, धोबी, नाऊ, अमीर, गरीब रोड पे चलते बच्चे बूढ़ों के भी पैर पे गिर जाते हैं, मगर इलेक्शन ख़त्म होते वो जब जाएंगे ना तो उनसे मिलने के लिए नेता को कितनी मशक्क़त करनी पड़ती जनता को। ये भी फ़िलहाल आप मौजूदा किसी नेता के यहाँ सुबह जनता दरबार में आप देख लीजिए। ये बताएं कि कैसा नेता हो? देखिए, एक गाना आपने बहुत पहले सुना होगा, कस्मे वादे प्यार वफा, वादा है वादों का क्या। कुछ ऐसा ही माहौल हो गया है नेताओं का। एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त रहती है नेताओं के पास, एक अपना एक फ़लसफ़ा होता है, लोगों के पास योजनाएं होती हैं जो बताते हैं भाई तुम जैसे गांव देहात में अगर चुनाव हो रहा है तो उनको बता दिए भाई आपके लिए आधार कार्ड बन जाएगा, BPL कार्ड बन जाएगा, या फिर जो है मनरेगा में आपको रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, होता उसी का है जिसकी प्रधान से जुगाड़ हो, जिसकी वहाँ के सचिव से जुगाड़ हो। कुल मिला के गरीब आदमी देखिए सारी सिचुएशन में पिसता रहता है। ठीक है, अभी दिन में जब नेता आपके दरवाजे पर वोट लेने आता है तो नेता होता है एक सेवक, लेकिन जब वही चुनाव जीत जाता है, जब उसके ऊपर एक तमगा लग जाता है पार्टी का या जीत का तमगा लग जाता है, वो सत्ताधीश हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके अब्बा या समझ लिए आपके बाप। क्योंकि आप फिर आधी रात में फ़ोन करेंगे। तो इसमें देखिए मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तो वो नेता बोले भाई कि मैं आपके बाप का नौकर हूँ जो आधी रात में मैं आपसे बात करूँ, मैं क्यों करूँ आपसे बात। ऐसे वाक़यात अभी देखिए टीवी पे भी चल रहे थे, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। नेता को जनता वंता से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से नेता देखिए होना चाहिए ऐसा कि सोशल वर्कर हो। ठीक है, नेता तो कोई भी हो सकता है, नेता आप भी हो सकते हैं। अगर आपको जनता की या किसी की बात सुनने की क्षमता आपके अंदर है और आप उसको आगे बढ़ाने की हैसियत या हिम्मत रखते हैं तो आप नेता हैं। और वो एक झूठा वादा, अगर आप अपनी ज़बान के पक्के हैं तो आप नेता हैं, अगर आप झूठे हैं तो आप नेता नहीं हैं। मेरे हिसाब से सच्चा और ईमानदार आदमी ही नेता होना चाहिए। कैसी सरकार होनी चाहिए, नेता कैसे होने चाहिए? नेता तो जब नेता बनते हैं, जो भी सरकार बनेगी उससे पहले सब वादे करते हैं, सब बोलेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। काफ़ी सारे लोग जो मोस्टली रियल में जो गरीब होते हैं उनके पास भी जाते हैं, कुछ लोगों को पैसा भी देते हैं, कुछ उनकी मदद भी करेंगे कि हमने भैया गैस दिया, हमने ये दिया, आपके पास क्या गरीबी है, क्या गरीबी, हम इसमें आपकी मदद करेंगे। तो वो आके बोलते भी कि हाँ की। लेकिन दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग नहीं है यार, सब गरीब, जो गरीब है सबकी मदद करो ना। लेकिन वो अपने जब बनेंगे, जब उनको वोट चाहिए होगा, सबको पता है कि गरीब ही रहेंगे। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो भी वोट इलेक्शंस होते हैं उसमें जो लोग पब्लिक रियलिटी में देती है वो सामने नहीं आते हैं, क्योंकि जो हम तो अपने हिसाब से जो वोट देंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कुछ और ही आता है। तो हमें नहीं लगता कि जो हम वोट देते हैं, जो हम मतलब अपना जाके देंगे कि हाँ ये ऐसा, लेकिन वो रिजल्ट तो हमें सामने नहीं मिलता है। तो ये तो हर नेता, हर सरकार सब ये चाहती है कि हम कैसे मतलब लोगों से वोट लें, लोगों को कैसे बताएं कि नहीं हम आपको ये भरोसा दिलाएंगे, ये वादा करेंगे, इसका हम ये करेंगे। जब वो जीत जाएंगे, उनको वोट मिल जाएगा, वो जीत जाएंगे, उसके बाद उनका कुछ परिणाम नहीं दिखेगा। चाहे वो मोहल्ले का पार्षद हो, कुछ भी हो, या फिर कोई मंत्री हो, तो वोट मिलने के बाद जो पहले वादे करेंगे, जब वो जीत चुके होंगे तो उसके बाद हमको कोई, हम जाके उनके पीछे पीछे जाएंगे, इतना हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे, कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। वो सिर्फ अपने जीतने के लिए कि भैया हम नेता बन गए, एक बार हमें मिल गई, ये पावर हो गया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये वादे जो होते हैं ये सब फेक है। दिन प्रतिदिन केस आ ही रहे, रोज रोज कांड हो ही रहे, तो क्या मतलब इन योजनाओं को चलाने का? कुछ उपाय होने चाहिए कि हाँ घर वाले, जितनी भी लड़की, सबके घर में बेटी होती है तो घर वालों को संतुष्टि मिलनी चाहिए ना, कि हाँ मतलब हम ठीक है, हमारी बेटी सेफ है,
तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो मुझे तो कोई भी उपाय दिख नहीं रहा शक्ति मिशन को और जो भी योजनाएं चल रही है, लेकिन फिर भी अभी देख लेते हैं, थोड़ी और देख लेते हैं। वैसे 2 दिन हाथरस के बाद ये जो भी उपाय चालू हुआ था, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद फिर बांदा में केस हो गया। तो क्या लागू हुआ, इसका कुछ परिणाम मिला? हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो अभी देखते हैं बाकी योजनाएं जो चल रही है योगी जी की, उस पर भी हम देख लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि जो योजनाएं चलती हैं वह लोगों तक नहीं पहुंच पाती। और भी लोग हैं जिनसे बात करते हैं कि किस तरह नेता होना चाहिए। देखिए, नेता जैसे हम लोग बात करें तो हम लोग बड़े लेवल पे बात नहीं करेंगे, जिसको हम लोग जानते हैं जो सभासदी लेवल पे होता है। और बहुत सारे कवियों ने भी कहा, बहुत से फेमस लोग भी कहते हैं कि अगर आपको कोई नेता चुनना है तो आप अपने सभासदी लेवल पे इंसान को सोचिए कौन होगा, उस हिसाब से ही आगे बनती है सरकार। तो हम लोग के जैसे मेरे दोस्त बता रहे थे कि सभासदी लेवल पे जब वो वोट मांगने आते तो घर घर हाथ पैर जोड़ते हैं कि वो लोग बोलते हैं देखिए यहाँ की स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही, यहाँ का नल नहीं चल रहा है, पानी चल रहा है, तो उससे वो कहेंगे हम लोग करेंगे ठीक है। वो हम लोग फिर उन पर भरोसा करके वोट करते हैं। मेरे दोस्त खुद बता रहे जब मैं उनके घर गया हूँ कुछ काम करना, उसको सिर्फ आधार कार्ड अपडेट कराना था कि मेरा ये एड्रेस बदलेगा। उनका दरबार खुलता है 10 बजे, वो 9:30 बजे वहाँ खड़ा हो गया, अब भैया जी आएंगे, 10 बज गया, 10:30 बज गया, 11 बजे भैया आए नहीं है। तो ऐसे नेता का क्या फ़ायदा जो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से नेता वो जो जनता के ही हित में काम करे, अगर वो हमसे होके बने रहे तो हमारे लिए काम कर, नहीं तो ऐसा नेता बिल्कुल भी ना हो जो समाज के लिए कुछ ना कर पाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे ही पैसे से ही सैलरी पा भी रहे हैं, हमारे टैक्स के ज़रिए ही वो आगे बढ़ भी रहे हैं। तो अगर वो हमारे टैक्स, हमारे खून पसीने कमाई से ये अपना घर चला रहे और काम कर रहे, तो उनको जिम्मेदारी बनती है उनकी, वो करते हैं कि हमें जवाब दे हर चीज़ का। तो नेता ऐसे ही होना चाहिए। और हम हमेशा चाहेंगे कि अगर सरकार और जैसे भी जो बन रही है, अगर वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रही हो, सरकार किसी काम की है ही नहीं। तो नेता भी ऐसा ही हो जो सरकार के साथ साथ हमारे लिए भी काम करता रहे, और हमारे जो नहीं कर रहा वो नेता ही नहीं है। जी बिल्कुल, आम लोगों का कहना है कि नेता जो भी वादे करे उसे पूरा करे। चुनाव दिनों में नेता घर घर पहुंचते हैं, गरीबों की मदद का दिखावा भी करते हैं, लेकिन जब उन्हें कुर्सी मिल जाती है तो वह आम लोगों का दुख दर्द भूल जाते हैं। यही वजह है कि लोगों में गुस्सा भी बरकरार है। वहीं कुछ का कहना है कि जो योजनाएं चलती है वह धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। वादे किए जाते हैं लंबे चौड़े, लेकिन वह कहीं पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। लखनऊ से लोकमंच के लिए आसिफ बेग। वहीं अगली खबर गोरखपुर से है, जहां पर सरकारी वाहन का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकारी एम्बुलेंस से घर जाती हैं आशा बहुएं, जहां एक तरफ मरीजों को समय से एम्बुलेंस नहीं मिलती है, वहीं दूसरी तरफ आशा बहुएं एम्बुलेंस का दुरुपयोग कर रही हैं, घर जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रही हैं। आपको बता दें, ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। महिलाओं का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकारी एम्बुलेंस से घर जाती हैं महिलाएं, ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। एम्बुलेंस से गर्भवती महिलाओं को लाने की वजह यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है एम्बुलेंस को। चालक पर आशा बहुओं को घर छोड़ने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता दें, चिकित्सा संस्थानों में कोरोना जांच की फीस हुई है कम। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, 60% तक सस्ती की गई है कोरोना जांच की कीमत। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कैंसर और किडनी के मरीजों की 300 रुपए में होगी जांच, जहां पर कोरोना मरीजों की फीस में कमी की गई है, 60% तक कमी की गई है। कैंसर और किडनी के मरीजों की 300 रुपए में होगी कोरोना जांच। अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां पर निर्धन बेटियों को सरकार का तोहफा है। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय की निर्धन बेटियों को सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है। विवाह के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है अल्पसंख्यक बेटियों के लिए। जो निर्धन बेटियां हैं उनके लिए आपको बता दें कि विवाह में 20,000 रुपए का सहयोग किया जाएगा इन बेटियों का। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, विवाह के लिए 5 करोड़ रुपए का
यहाँ पर दिया गया है, लेकिन जो बेटियां हैं उनके विवाह में अब 20,000 रुपए की मदद की जाएगी। विवाह में बेटियों को 20,000 रुपए की दी जाएगी सहयोग राशि। ये सरकार का निर्धन बेटियों को तोहफा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में भूमाफिया हरे भरे पेड़ों को काट रहे हैं। आपको बता दें कि भूमाफिया लगातार इन पेड़ों को काट रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत की है, जिसके बाद अभी भी इस पर कोई भी कार्रवाई होती नहीं दिख रही। आपको बता दें कि लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की है, लेकिन प्रशासन इस पर किसी भी प्रकार का शुद्ध नहीं ले रही है। तो यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि प्रशासन और भूमाफियाओं का आपस में साठगांठ है। भूमाफिया इन हरे पेड़ों को काटकर यहाँ पर प्लाटिंग कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी संलिप्त है, क्योंकि कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। ये अधिकारी अपना व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति करने के उपरांत तरह तरह के तरकीबें ठेकेदारों द्वारा आजमाया जाता है। अब इस बार ठेकेदारों ने ये किया है कि जिस बाग को लिया है, सौदा किया है, उस बाग के गुद्दे छांट देते हैं। जो फलदार वो पेड़ हैं, हरे हरे पेड़ हैं, वो काट देते हैं। उसके बाद वो वन विभाग के पास जाएंगे, उद्यान विभाग के पास जाएंगे। उद्यान विभाग उनको एनओसी दे देगा पैसे से लेकर, और उसके बाद वो वन विभाग के पास जाएंगे। वन विभाग के पास दो चीजें होती हैं, एक तो उनके पास ये कहने के लिए होता है कि उद्यान विभाग ने इनको एनओसी दे दी है, और उसके बाद वो चुप हो जाते हैं, उसके बाद वो अपनी पूर्ति करते हैं। इस तरह ये खेल बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा, और ये सैद नगली से लेकर हसनपुर मेरे द्वारा डीएफओ को शिकायत करी गई, तो उसका पता ही नहीं शिकायत में क्या करा क्या नहीं करा, और मैंने दोबारा फोन किया तो उसका अभी तक गोलमाल गुम हो गया। इसी तरह हैबतपुर रोड पर बाग काटा जा रहा है, और उसके गुद्दे काटकर पेड़ सुखाए जा रहे हैं। उनकी हरी हरी हरियाली जितनी है वो सब काट दी गई है। इसको बड़े पैमाने पर शिकायत करी है मैंने। डीएम साहब से भी शिकायत करने जा रहा हूं, और वन विभाग और उद्यान विभाग दोनों से शिकायत करी कि अगर आपने इन्हें किसी तरह से एनओसी दे दी तो आपकी खैर नहीं है इस सरकार में। इसी बीच अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिना वर्दी के नशे में धुत पुलिसकर्मी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि नशे में धुत पुलिसकर्मी बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा करता दिखाई दे रहा है। नगर कोतवाली क्षेत्र के सदर बाजार का ये पूरा मामला है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये पुलिसकर्मी नशे में है और हाई वोल्टेज ड्रामा करता दिख रहा है, लोगों के साथ बदसलूकी करता दिख रहा है। ये वीडियो हम तक पहुंचा है लोकमंच पर, आप देख सकते हैं इस वीडियो को कि किस तरीके से ये पुलिसकर्मी शराब के नशे में है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी बनेगा दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल। अस्पताल में व्यवस्थाओं में होगी बढ़ोतरी। 400 से 700 बेड करवाए उपलब्ध इस अस्पताल में करवाए गए हैं। अस्पताल के विस्तार के प्रस्ताव पर लगी है मुहर। 776 बेड के साथ बलरामपुर अस्पताल बना बड़ा अस्पताल। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, इस अस्पताल में कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, जिसके बाद ये दूसरा बड़ा अस्पताल बना है। इसी बीच उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। प्राइवेट बस डिवाइडर से टकराई है एक्सप्रेसवे पर और वो नीचे गिर गई है। टकराने के बाद हादसे में करीब 36 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया है, लेकिन आपको बता दें कि इसी दौरान इलाज के दौरान एक युवक की मौत भी हो गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की ये पूरी घटना है, जहां पर एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और सीधा एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई है, जिसके बाद 36 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं इलाज के दौरान एक युवक की मौत भी हो गई है।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लोकमंच पर, इस तरीके से ये बस के परखच्चे उड़े हैं। ये बस डिवाइडर से टकराई और जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। 36 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं और वहीं पर एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। तो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 36 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसके बाद इलाज के दौरान एक व्यक्ति की इसमें मौत भी हो गई है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच।